हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इसी से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अति लघु भी इसी में से मिल जाएंगे और बहुविकल्पीय भी इसी में से ही मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं या हर दूसरे साल आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है इंपॉर्टेंट, रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है। तो रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है, यह है शिक्षकों का क्या, रुचिपूर्ण शिक्षा शिक्षकों का शिक्षकों के लिए और शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। मतलब रुचिपूर्ण शिक्षा शिक्षकों ने बनाई है, अपने लिए बनाई है। ठीक है, इसमें शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके उद्देश्य क्या है, 2015 में आया हुआ है। ठीक है, 2 बार। रुचिपूर्ण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो रुचिपूर्ण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य यह हैं, रटने की अपेक्षा सिखाने पर अधिक बल। ठीक है, रटने की अपेक्षा, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, रटते रहते हैं याद करने के बजाय। और टीचर का क्या उद्देश्य है रुचिपूर्ण शिक्षा में, कि रटना उनको ना कराया जाए बल्कि उनको सिखाया जाए। ठीक है। दूसरा, सीखने को आनंदमयी बनाना। किस तरह से आनंदमयी बना सकते हैं, सीखने में मजा जिससे आए। बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, उसका चलने का ढंग, बोलने का ढंग, ये सब व्यक्तित्व में आता है। हास एवं अवरोध को रोकना, ये रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, पुनर्बलन किसे कहते हैं। पुनर्बलन किसे कहते हैं, केवल नामों को उल्लेख करना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना। तो पुनर्बल कितने प्रकार का होता है, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन एक, दूसरा ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। कितने होते हैं, 2, सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक को धनात्मक भी बोलते हैं और नकारात्मक ऋणात्मक भी बोलते हैं। इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन भी दो रूप हैं। इन दोनों के दो रूप हैं, एक शाब्दिक पुनर्बलन और एक अशाब्दिक पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। कितना इंपॉर्टेंट है, 2015 में आया है, 16 में आया है। तो सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य क्या क्या हैं। सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंदमयी बनाना। ठीक है, मतलब किसी स्टूडेंट को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी बातें को समझना और वातावरण को, पूरी क्लास को आनंददायक बना देना और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, पूरी तरह से छात्रों का विकास हो उनके सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्रियाशीलता का मतलब है छात्रों को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य होता है। पाठ प्रस्तावना कौशल का, तो छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं, मतलब जिसको पहले से ही नॉलेज है उस बारे में, उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। अब सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। इसको हम सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। दोबारा समझिए, सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है, मतलब शिक्षा को सरल बनाना है जिससे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। पुनर्बलन क्वेश्चन से क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पुनर्बलन कौशल से आप क्या समझते हैं। कौशल कई प्रकार के होते हैं, तो पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं। पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय है छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना या बल देना। छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना, उन्हें मोटिवेट करना। ठीक है, ये पुनर्बलन कौशल होता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए और दूसरा शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। तो बालक के ज्ञान से संबंध होता है और बोध या अधिग्रहण से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। संप्रेषण से
अभिप्राय क्या है? संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान एवं सही अर्थों में समझने तथा प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। संप्रेषण से हम अपने हाव भाव, अपनी जो जानकारी है, डेटा वगैरह कुछ भी है, वो आपस में लेना देना है, आदान प्रदान करना है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना है। ठीक है। वैयक्तिक संप्रेषण के दो लाभ बताइए। तो वैयक्तिक संप्रेषण के दो लाभ क्या क्या है? ज्ञान प्राप्ति और उचित भाषा और उचित उच्चारण। ज्ञान प्राप्ति पहला फायदा, दूसरा फायदा उचित भाषा और उचित उच्चारण। शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट 15 में 18 में आया हुआ है। शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्र, सरल से जटिल की ओर। दो प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं, सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर। अन्वेषण विधि क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। अन्वेषण विधि से आशय उस शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है, मतलब छात्रों को मौका दिया जाता है कि वह कुछ नया करके दिखाए। मॉन्टेसरी पद्धति इंपोर्टेंट है। किसने दी थी? मारिया मॉन्टेसरी ने। मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों को कई वस्तु खेलने को देने की बात कही है जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। ठीक है। मॉन्टेसरी पद्धति क्या होती है? मॉन्टेसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही जिससे बालक खेल खेल में ही अनेक बातें सीख लेता है। बालक को खेलने का मौका दिया जाए और खेल खेल में ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है। उन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? व्याख्यान, तो व्याख्यान देते समय उदाहरण और दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको लेक्चर दे रहे हो, व्याख्यान का मतलब क्या होता है? लेक्चर। अपने जो उदाहरण है, उदाहरण सहित दीजिए। कोई भी अगर लेक्चर है तो उसमें उदाहरण होने चाहिए, उचित और दृष्टांत का प्रयोग होना चाहिए और वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि पहला वाक्य जहाँ बोलना चाहिए उसको लास्ट में बोलना है। ठीक है। परिचय, ये सब लेकर चलना है, परिचय, प्रस्तावना वगैरह। वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं। नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उनकी विचार करने तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। किससे? प्रश्नोत्तर विधि से। नेक्स्ट है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2019 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है। दो तरह से आ सकता है। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? या इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से ऐसे शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को उनके साथ उनकी वैयक्तिक रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, ये जानकर उनको पढ़ाया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? पूर्ण से अंश की ओर, तो इस शिक्षण में बालक को पहले पूर्ण वस्तु ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद उसके एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्नों की तो विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? प्रश्न सरल और स्पष्ट हों और प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हों। पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य फिर आ गया, देखिए इंपोर्टेंट है। पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? तो पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है शिक्षण में? तो शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने में रुचि जागृत की जाती है। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रदर्शन विधि।
प्रदर्शनी जो होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल, तो विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, ये तो आपको पता है। अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है, ये प्रैक्टिकल रूप में या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है, तब उसका विशेष महत्व होता है, जिसे आप विज्ञान प्रदर्शनी भी बोलते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अपेक्षिक 19 और 15 में आया हुआ है। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, या अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है? तो इस शब्द की संरचना में 3 शब्द हैं, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित से तात्पर्य क्या है? अपेक्षित से तात्पर्य है ज्ञात करना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और स्तर का आशय है उपलब्धियों के स्तरों से लगाया जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। प्रेरणा मतलब कोई मोटिवेशन स्पीच। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता है, उसका मन नहीं करता है, तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता। बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर उसकी ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है? मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले बच्चों को मूर्त मतलब स्थूल वस्तुओं को ज्ञात कराना चाहिए, उसके बाद अमूर्त तथ्यों को ज्ञात कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं दिखाई देती हैं, जिनको पहचानना या समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं वे होती हैं जिनको समझना कठिन होता है। जिसको समझना आसान होता है पहले वो दिखाएं, और उसके बाद में जो कठिन वस्तुएं हैं उनको दिखाएं। निदानात्मक क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना है। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों का निदान करता है। नेक्स्ट है, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, खेल पर आधारित किन्हीं 2 शिक्षण पद्धति का उल्लेख कीजिए। 15 सेकंड 16 17 में आया हुआ है। तो खेल पर आधारित कोई 2 शिक्षण पद्धति कौन कौन सी है? किंडरगार्टन विधि और माउंटेसरी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का अर्थ है शिक्षण मूल्यांकन हेतु। भाई प्रश्न करेंगे हम बच्चों से, मान लो हमने बच्चों को कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनका मूल्यांकन हो जाएगा उन्होंने कितना समझा। नवीन ज्ञान का संबद्धीकरण हेतु, जिज्ञासा हेतु, पाठ विस्तार हेतु और रुचि बनाए रखने हेतु। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है? तो छात्रों को आकर्षक और आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना। संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से? मोस्ट इम्पोर्टेंट, संप्रेषण के 2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में मौखिक और लिखित इसमें बोलते हैं। अशाब्दिक में वाणी संप्रेषण, मुखमुद्रा, चक्षु संप्रेषण, स्पर्श संप्रेषण। शिक्षण को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षण क्या होता है? तो B.F. स्किनर के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ये परिभाषा दी है। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। पुनर्बलन क्या होता है? अभी आपको बताया था कि पढ़ाई में आनंद जब आता है उसको पुनर्बलन कहते हैं, या बालक को मोटिवेट करना उसको, जिससे उसको आनंद आए पढ़ाई में। किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, तो आराम से आपको कर देना है। क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। दूसरा, रुचि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण को छात्र की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके क्या होते हैं? शिक्षण के उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। पाठ की तैयारी शिक्षक को पूर्व में ही कर लेनी चाहिए, मतलब हमारा जो उद्देश्य है पढ़ाने का वो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो हमें पढ़ाना है वो आपको पहले घर बैठकर पढ़ना है, फिर उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तैयारियां आपको पहले ही करनी है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताइए। शिक्षण मनोवैज्ञानिक होता है और शिक्षण प्रभावी होता है। प्रभावी क्या होता है ये आप समझ सकते हैं।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर प्रविधि के दो लाभ क्या हैं। तो विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों का उत्तर भी देता है। इससे उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। शिक्षण में खेल प्रविधि आपसे यहाँ पर बहुविकल्प भी पूछ सकता है कि खेल प्रविधि के जन्मदाता कौन है। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्लवेल कुक हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षक केंद्रित में शिक्षक अधिक महत्वपूर्ण होता है। बाल केंद्रित में क्या होता है, बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षक केंद्रित में क्या होता है, शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता है। पहले क्या होता था, शिक्षक केंद्रित होती थी शिक्षा, लेकिन आज के टाइम में जो है वर्तमान में वो बाल केंद्रित है। निदानात्मक और उपचारात्मक में क्या अंतर है शिक्षण में। तो निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है। छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। जब छात्र की असफलता की जांच कर उसके निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं तो उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, TLM इसको बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड। शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिसका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बालकों की ज्ञानेंद्रियों को मोटिवेट करने के लिए। उसके बाद संप्रेषण की कोई परिभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने वाला माध्यम है। दो व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। पुनर्बलन का क्या अर्थ है, पुनर्बलन का अर्थ पुनः बल देना है। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। वन वे संप्रेषण क्या है, एक तरफा संप्रेषण। एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है। इधर प्रेषक जानकारी देने वाला, इधर ग्राही जो जानकारी ले रहा है। यहाँ पर आपका मैसेज होता है, सूचना। प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है। जब दोनों को समझ में आ जाए एक दूसरे की बात तो उसको हम दो तरफा कहते हैं या प्रभावी कहते हैं। अपूर्ण में क्या होता है, अपूर्ण में एक तरफा होता है, जब प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है। इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। उसके बाद भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या होती है भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। शिक्षण से क्या तात्पर्य है, शिक्षण से तात्पर्य है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेषक, संदेश और ग्राही। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है, तो इसमें प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है, इसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधित त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरी का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है कि बच्चे की समझ में आखिर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, TLM का पूरा नाम बताइए। TLM का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसके बाद PTA MT का पूरा नाम, ये एग्जाम में तो पूछे गए नहीं है कभी, बाकी यहाँ पढ़ लीजिएगा एक बार। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों का नाम, प्रश्नोत्तर विधि, गतिविधि विधि प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि और विवरण प्रविधि। TLM के लिए कितनी धनराशि देनी होती है, तो TLM के लिए 500 रुपये की धनराशि देनी होती है। BRC का पूरा नाम ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, खंड संसाधन केंद्र। बाल केंद्रित हम बता चुके हैं आपको।
बहुकक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुकक्षा शिक्षण क्या होता है? जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं को के बच्चों को एक साथ बैठा कर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नई विधा है। किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या क्या है? सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? ये प्रयागराज में है। इसका पूर्व नाम है इलाहाबाद। SCERT का पूरा नाम राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। NCERT का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। सूक्ष्म शिक्षण के चरण के नाम बताइए। योजना, पाठन, पुनर्भरण, पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना और पुनर्भरण। शिक्षण की एक परिभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या होती है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियां होंगी वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए क्या हैं? इम्पोर्टेंट है, 4 बार आ चुका है अब तक बोर्ड आपके डाइट एग्जाम में। मानसिक क्षमता का विकास और क्रियाशीलता का विकास। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बाकी यहाँ पर हाँ, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में है, जिसका पूरा नाम इलाहाबाद है। राज्य हिंदी संस्थान क्या कहाँ है? ये वाराणसी में है। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु थे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके वेरी शॉर्ट थे। इसी में से आपके अति लघु आ जाएंगे और पास आप इतने में से ही हो जाओगे। अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो इतना ही तो आपके पास होने कोई दिक्कत नहीं है। 50 में से आराम से आपके 30 नंबर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी और अगली वीडियो आपकी बाल विकास की होगी। तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।